तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। प्राविधिक कला का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी फीडबैक भी भेजे हैं कि जैसा कि मैंने उनसे कहा था कि ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, आप बस एग्जाम में अपेयर हो जाइए तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। और बहुत सामान्य से सवाल आते हैं जिनको पास करना बहुत आसान होता है। तो एग्ज़ाम होने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के फीडबैक जो हमने लिए, उनमें से यही चीज़ें निकल कर के आई कि बहुत सामान्य सी बात है, उनका पेपर अच्छा हो गया है और अब उन्हें रिजल्ट की चिंता नहीं है, रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिजल्ट जो है, आप लोग जानते ही हैं कि बोर्ड का रिजल्ट आता है मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जाहिर तौर पर जिन साथियों ने इस बार प्राविधिक कला दिया है, उन्होंने 2022 में जो वैकेंसी आई थी टीजीटी की, उसमें अप्लाई नहीं किया होगा। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो फिर भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जो वैकेंसीज आएंगी उनको ध्यान में रख करके वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम यही बात करेंगे कि चूंकि अभी जो वैकेंसी आई है इसी का कोई एग्जाम डेट नहीं आया है और संभवतः ये जून या जुलाई तक हो सकता है ये परीक्षा हो। ऐसे में जो साथी इस बार प्राविधिक कला दिए हैं, यानी कि जो इस वैकेंसी में भी शामिल नहीं है, एक लंबा समय है उनके पास तैयारी करने का। तो उनकी तैयारी करने की रणनीति क्या हो, क्योंकि इस परीक्षा में कठिनाई बहुत ज़्यादा हो गया है संख्या बढ़ने की वजह से। तो जो पूरा इस वीडियो में हमारा उद्देश्य वो यही है कि एक लॉन्ग टर्म को लेकर के कैसे प्राविधिक कला जो अभी इस वर्ष करके आए हैं तैयारी करें, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके और कब वो स्थिति आएगा जब वो अपेयर होंगे और वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कैसे मोटिवेशन बना करके रखें ताकि इस विषय से उनका जुड़ाव बना रहे। तो पूरी बातचीत हम लोग इसी पर करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपके छोटे बड़े सभी सवालों का उत्तर दे पाऊं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि कुछ सवाल रह गए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं और बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूं दूसरा, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमने थंबनेल में लिखा आपको बताने के लिए कि कैसे करें टीजीटी की तैयारी, इसका क्या तरीका होना चाहिए, और उसके बाद में हमने ये लिखा कि किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए। इन सब पर जाने से पहले थोड़ा सा प्राविधिक कला और टीजीटी कला के बीच में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं कि इस बीच में जो यात्रा करने वाले साथीगण हैं वो कौन है। वहीं से हमारी भूमिका बन जाएगी ये जो हम बातचीत करना चाहते हैं उसकी। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आपने प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल आर्ट इसलिए किया है कि आप जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा टीजीटी की परीक्षा कराई जाती है उसको देना चाहते हैं। किस विषय से? कला विषय से। तो आपका प्रयास क्या है? टीजीटी देने का आपका क्या है? प्रयास है। और टीजीटी में कई योग्यताएं मानी जाती हैं, जिनमें से जो सबसे प्रचलित योग्यता है वो ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम में हैं और आपने टेक्निकल आर्ट कर लिया है, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप लोग ये यकीन मान लीजिए कि जो संख्या आपको दिख रहा है बहुत भारी भरकम, उसकी वजह यही है क्योंकि प्राविधिक कला करना बड़ा आसान है। महज आप फॉर्म भर देते हैं प्राइवेट और एग्जाम देने चले जाते हैं बोर्ड के जो है परीक्षार्थियों के साथ में, और आपको एक ऐसी डिग्री मिल जाती है कि आप टीजीटी दे पाते हैं। अच्छा, गाहे बगाहे बहुत सारे लोग ये बताते रहते हैं कि ये प्राविधिक कला इस बार माना जा रहा है, अगली बार नहीं माना जाएगा, या अगली बार माना जाएगा तो उसके बाद नहीं माना जाएगा, या नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो नहीं माना जाएगा। देखिए ऐसा है, कोई भी योग्यता कब तक मानी जाएगी ये तय करने का अधिकार सिर्फ व्यवस्था के पास होता है। व्यवस्था मतलब सरकार के पास।
तो सरकार ये कह दे कि हम ग्रेजुएशन को भी नहीं मानेंगे, तो आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? आपके पास एक विकल्प होगा ना कि आप इस योग्यता को मानते थे तो उसके पीछे कारण क्या है, और अगर नहीं मानते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार तानाशाही के कुछ भी करेगी। भाई कोर्ट है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और कभी ऐसा होता भी नहीं है कि एकाएक सरकार एक जो है अधिसूचना जारी कर दे कि हम आज से इस योग्यता को नहीं मानेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कभी होना भी होता है तो उसका कुछ रास्ता निकाला जाता है कि आगामी 2 परीक्षाओं में आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद में अगर आप ये डिग्री हासिल कर लेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, अगर आप फला डिग्री हासिल नहीं करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा अभी तक प्राविधिक कला के बारे में कुछ नहीं हुआ है। ना कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, ना कोई ऐसा संदेश आया है, ना कोई संकेत मिला है कि कब माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां उड़ती रहती हैं, उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आप ये मान लीजिए कि ये डिग्री मजबूत है, मानी गई थी, मानी गई है और मानी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें और इस तैयारी के बीच में क्या क्या कठिनाई आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जो साथीगण इस बार प्राविधिक कला करके आए हैं और या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं पर डे रिवीजन करवाता रहता हूँ। बहुत सारी रणनीतियाँ और जो क्लासेस चल रही हैं उसमें वो पढ़ ही रहे हैं। मेरा पूरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का वो है कि जो नए छात्र बिल्कुल आए, जो इस बार प्राविधिक कला दे करके आ रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि वो इस भर्ती में सम्मिलित नहीं है। वो किसी आगे की परीक्षा के लिए आए हैं कि जब कोई और वैकेंसी आएगी तो उसमें हम अपेयर होंगे। और साथियों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा के अलावा कहीं पर प्राविधिक कला की डिग्री को नहीं माना जाता है और किसी भी एग्जाम में इसकी मान्यता नहीं है। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे जो एलटी की परीक्षा होती है उसमें भी इस डिग्री को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यह मामला भी अभी तक उच्च न्यायालय के अधीन ही है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो सिर्फ इस परीक्षा में ही माना जाता है। तो आप लोग जो प्राविधिक कला दे करके जो है करके आए हैं, प्राविधिक कला दे करके आए हैं एग्जाम, क्या आप साल भर, 2 साल, 2.5 साल इसका इंतजार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पहले तय करना होगा, तभी तो इसकी तैयारी आप कर पाएंगे। क्योंकि अभी 2022 में जो वैकेंसी आई है, अगर इसका एग्जाम बहुत जल्दी हो गया तो जून में हो जाएगा। अगर जून में एग्जाम हो गया तो मान के चलिए कि अगले सत्र तक, यानी कि 2023 के बाद 2024 के मध्य तक हो सकता है कि सबको नियुक्ति मिल जाए। और जब नियुक्ति मिल जाएगी तो उसके बाद ही नई अधिसूचना जारी होगी। आप जानते ही हैं कि इसी प्रकार भर्तियां निकाली जाती हैं। तो ठीक ठाक तरीके से अगर आप अनुमान लगाने का प्रयास करें तो 1 साल तो कम से कम आपको इंतजार करना ही करना है नई वैकेंसी के लिए। यानी कि नया कोई टीजीटी का फॉर्म आएगा, उसके लिए आपको कम से कम 1 साल इंतजार करना है, इससे कम नहीं। इससे ज्यादा जरूर हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि लंबे समय तक आपको इसका तैयारी करना होगा और धैर्य बना करके रखना होगा, तभी जा करके आपका काम हो पाएगा। और इतना ही नहीं है, अगर आप कंपेयर करें 2021 में जो स्थिति थी, 2021 में जो टीजीटी में अभ्यर्थी थे और जो पदों की संख्या थी, उसको अगर देखें तो एक पद पर फाइट करने वालों की संख्या 97 यानी कि 97 के आसपास थी। 2022 में, यानी कि जिसका विज्ञापन आया हुआ, जिसकी तैयारी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें एक पद पर लगभग 700 अभ्यर्थी फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कोई अगली वैकेंसी आएगी तो इस बात का आप उम्मीद करिए कि एक पद पर कम से कम 1000 स्टूडेंट आपको मिलेंगे फाइट करते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो समय है वो और ज्यादा जटिल होने वाला है, कठिन होने वाला है। और उसकी कठिनाई के पीछे कारण क्या है, उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। वो कारण छिपा हुआ है टीजीटी की तैयारी के लिए जो विषय वस्तु बनाया गया है वो है। ठीक है ना। तो हमारा अब चर्चा उस पर होगा। तो इसका मतलब कि आपको अभी लंबा समय इसमें देना है, परीक्षा का स्तर भी कठिन होता जा रहा है और उसी को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करना है। ठीक है, चलिए। तो टीजीटी परीक्षा की प्रकृति क्या होती है और इसकी कठिनाई क्यों बढ़ती हुई जा रही है, इसको भी जरा आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें,
कौन कौन सी किताबें लें, नोट्स कैसे बनाएं, खुद का नोट्स कैसे बनाएं, क्या अभी कोचिंग लेने की आवश्यकता है या कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साल 1.5 साल अभी आपको परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है ना। तो उन सब पर भी पूरी बातचीत करेंगे। तो जो टीजीटी कला है साथियों, टीजीटी कला, इस परीक्षा में 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है कि जिसका उत्तर निर्धारित होता है, यानी कि अभ्यर्थी के आधार पर उत्तर बदल नहीं सकता है। जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उसमें अभ्यर्थी के आधार पर उत्तर बदल जाता है। जैसे ये पूछा कि महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव रहा है, तो अगर मैं लिखूंगा तो कुछ और लिखूंगा, अगर आप लिखेंगे तो कुछ और लिखेंगे। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि दांडी मार्च यात्रा को महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया था, तो इसका उत्तर हमारा और आपका अलग अलग नहीं हो सकता है। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और जो पहला वाला प्रश्न था उसको व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, यानी कि जहां पर उत्तर अभ्यर्थी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। तो इस परीक्षा में सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न के साथ में आपको 4 विकल्प मिलता है, ए, बी और सी, डी। इन 4 विकल्पों में से आपको चयन करना होता है कि कौन सा उत्तर सही है। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन भूमिका यही से बनानी पड़ती है, आपको ये भी जानना है, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 125 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की प्रकृति कैसे होती है, क्या लेबल होता है? तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके टीजीटी कला में वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। क्या? फैक्ट, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि तथ्यात्मक होते हैं। सीधे सीधे फैक्ट पूछा जाता है, तथ्य पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि भारत में चित्रकला कब से प्रारंभ हुई। मसलन मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि भारत में चित्रकला कब से प्रारंभ हुई। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे कि प्रागैतिहासिक मानव ने ही शिलाओं पर रेखा चित्र खींचना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर प्रागैतिहासिक काल में ही चित्रकला प्रारंभ हो गई थी। तो सवाल का जो लेबल है वो ऐसे ही है कि चित्र कब से स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, क्या बनाया, किस माध्यम में बनाया। इसका मतलब कि जो सवाल आते हैं वो फैक्ट बेस आते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, केवल फैक्ट पूछा जाता है कि ये चित्र है तो इसको किसने बनाया है, किस माध्यम में बनाया है, चित्र कहाँ पर संग्रहित है, किस समय में बनाया गया है, विषय वस्तु क्या थी। तो यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पढ़ना क्या होता है, बेसिकली आपको कला का इतिहास पढ़ना होता है। क्या? कला का इतिहास पढ़ना होता है। तो जैसा कि कहावत था कि इतिहास में बहुत सारा याद करना पड़ता है, जो रटने वाले स्टूडेंट है वही इतिहास को पार करते हैं। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में होता है। और प्राविधिक कला करके जो साथीगण आते हैं बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, जो इतिहास को देख करके डरते हैं कि यार इसमें तो बहुत रटना पड़ता है। मैथ में तो आपने फार्मूला रट लिया, उस पर सवाल लग जाते हैं, लेकिन इतिहास में बहुत याद करना पड़ता है। तो ये जो तथ्यात्मक परीक्षा, यहाँ पर आपको ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं जिनसे डर करके भाग करके आप इधर उधर जो है जा रहे थे। लेकिन क्या इनसे डरने की, भागने की आवश्यकता है? नहीं, उसकी एक अच्छी रणनीति है जिससे ये विषय आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। तो हमने अभी तक बात क्या किया, 125 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और इनका प्रकृति, नेचर कैसा होगा, ये सब फैक्चुअल प्रश्न होंगे, तथ्यात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है ना। ये इतनी बात हो गई। अब हम ये बिना समझे कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, 125 में कितना प्रश्न हम सही करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, बिना इसको जाने हम आगे चर्चा नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि जब तक कठिनाई का स्तर नहीं पता चलेगा तब तक आप युद्ध करने की सही रणनीति नहीं बना सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सामने वाला दुश्मन कितना मजबूत है, तब तक उसको हराने की, उसको पटकने की सही रणनीति आप बना नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा पिछली परीक्षाओं को आधार बना करके हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वहीं से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग 2021 की परीक्षा को ही हम लोग उदाहरण मान के चलेंगे, क्योंकि 2021 से पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें साक्षात्कार होता था, इंटरव्यू होता था। तो जाहिर सी बात है जिस परीक्षा में इंटरव्यू होगा उसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी लोगों को छांटना होता है।
तो उससे पहले अगर हम जो है उसका आधार बनाएंगे तो उस बात समझ में नहीं आएगी। 2021 को ही आधार बना करके चलना है, क्योंकि 2021 में जैसा पेपर हुआ वैसा ही पेपर भविष्य में होगा, कोई इंटरव्यूज में नहीं होगा। तो 2021 में जो कट ऑफ गया साथियों, जनरल का जो कट ऑफ था वो 109 प्लस था, ठीक है ना, 109 प्लस था। तो उसको कई लोग 110 भी आपको बताएंगे, क्योंकि दशमलव में था कट ऑफ, तो 109 प्लस उसको आप कहेंगे जनरल कट ऑफ था। जो ओबीसी कट ऑफ था आई थिंक 105 के आसपास था, और इसके अलावा जो एससी कट ऑफ था वो 100 के आसपास था। मैं अराउंड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 100 के आसपास था। और ये जो कट ऑफ है साथियों, ये बालक वर्ग का है। किसका है? बालक वर्ग का है। टीजीटी में आपको बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों देखने को मिलेगा। तो ये कट ऑफ बालक वर्ग का है। बालिका वर्ग का जो कट ऑफ जाता है साथियों, एक दो प्रश्न कम जाता है। तो जैसे जनरल का अगर आपको बालिका वर्ग देखना है तो आप 107 प्रश्न देख लीजिए, इसको 103 देख लीजिए, और इसको 98 97 देख लीजिए, एक दो प्रश्न का अंतर होता है। ठीक है, तो कट ऑफ कितना जा रहा है? 110 जा रहा है। किसका? जनरल का। हम उसी को लेकर के जो है आगे बढ़ेंगे। ओबीसी का 5 क्वेश्चन आप लोग घटा लेंगे, एससी का उससे 5 क्वेश्चन घटा लेंगे, और बालिका वर्ग में दो दो प्रश्न बालक वर्ग से घटा लेंगे, तो कट ऑफ निकल आएगा। ठीक है ना, चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। जो जनरल कट ऑफ है वो 110 है। कितने में? 125 प्रश्न में। 125 प्रश्न में 110 प्रश्न जो आपका पूछा जा रहा है, सॉरी 125 प्रश्न में 110 प्रश्न आपको ठीक करने हैं, 125 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको मात्र और मात्र 15 क्वेश्चन गलत करने की आजादी है। कितनी? 15 क्वेश्चन। 125 प्रश्न है, उसमें आपको 110 सही करना है, तब कौन सेलेक्ट होगा? अंतिम बच्चा। कट ऑफ का मतलब टॉपर बच्चा नहीं, अंतिम बच्चा। यानी कि जो अंतिम बच्चा सेलेक्ट हुआ उसके क्वेश्चन कितने सही हुए थे? 110। समझ रहे हैं? यानी कि सिर्फ 15 क्वेश्चन गलती करने की आजादी है, और जो अंतिम बच्चा सिलेक्ट हुआ वो 110 प्रश्न सही करके आया है। ये 2021 की स्थिति है, जब एक सीट पर लड़ने वालों की संख्या कितनी थी? 97 थी। और 2022 का अगर आप लोग आंकड़ा निकालने का प्रयास करें, इसका तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, जहां पर एक सीट पर लड़ने वालों की संख्या 700 के आसपास है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कट ऑफ क्या होगा। कोई कह सकता है कि ये कट ऑफ 118 120 से कम होगा। अगर कोई कह रहा है तो मन बहलाने के लिए कह रहा है, 118 120 से कम नहीं होगा। ठीक है ना, इससे कम कट ऑफ जाने वाला नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर 120 118 कट ऑफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपको 125 प्रश्नों में से मात्र 5 से 7 प्रश्न गलत करने की आजादी होती है। इतना तो भाई साहब ह्यूमन टेंडेंसी होता है। आप किसी को 125 क्वेश्चन गोला करने को दे दो तो बहुत संभावना कि एक आध गोला ही गलत कर देगा, बहुत संभावना होता है। तो मात्र 5 से 7 प्रश्न गलत करने की आजादी है, और तब आप कट ऑफ तक पहुंचेंगे। कठिनाई का स्तर बिना समझे, अब बिना आप ये समझे कि टेम्परेचर कितना है, पानी में मत कूदिएगा, गड़बड़ हो जाएगा खेल। ठीक है ना, तो कट ऑफ कितना जाएगा? 118 120 कब? 2022 में। और जो 2023 में प्राविधिक कला करके आ रहे हैं, 30-35 हजार तो आ ही रहे, ये आकर के आपका कंपटीशन और बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब कि लेवल और ऊपर जाने वाला है और हाई होने वाला है। ठीक है ना, तो ये इतना कट ऑफ अगर जा रहा है तो इसकी तैयारी कैसे होगी? क्या पृथ्वी के ही लोग होंगे, या मंगल ग्रह से किसी विशेष प्राणी को लाया जाएगा जो देखते ही सब कुछ याद कर लेगा और भन्न से जाकर के 125 में 122 123 मार करके सही कर देगा? और यहां पर बहुत ज्यादा हास्यास्पद बात जानते क्या है? हर साल चैट बोर्ड 4 से 5 सवाल गलत पूछता है। 4 से 5 सवाल वो गलत पूछता है, जिसमें विकल्प को में गलती होती है। हालांकि कई बार ये होता है कि जब आप तथ्यों को लेकर के प्रूव कर देते हो कि चयन बोर्ड साहब आपका ये सवाल गलत था, तो वो उस सवाल को काट देते हैं या सामूहिक नंबर दे देते हैं। तो इस इतने प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना है जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो।
ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो आप डराने के लिए वीडियो बना रहे हैं, हमने प्राविधिक कला करके गलती तो नहीं कर दिया है, कुछ और ही कर लेते इससे अच्छा। हाँ, अगर इसको साल 1.5 साल देना है और उसके बाद में जो है पहाड़ से टकराना है जाकर के, इससे अच्छा कुछ और ही कर लेते। देखिए ऐसा है, आपके ही बीच से कोई सेलेक्ट होकर के जा रहा है, तो इसका मतलब कोई कांटों पर तो चलना नहीं है। बस यही है कि उसका तरीका थोड़ा सा आपसे अलग हो सकता है जो सफल होकर के जा रहा है। तो क्या तरीका होगा पढ़ने का, कैसे आप पढ़ पाएंगे, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि तैयारी की आपकी रणनीति क्या होगी। और उसके बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे कि पढ़ने के लिए किताबें कौन कौन सी आपको चाहिए, जो जरूरी किताबें हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी तक आपने जो प्राविधिक कला को पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है, वो बकवास है, वो आपकी टीजीटी परीक्षा में किसी काम नहीं आएगा। एक भी सवाल वहां से आपकी इस परीक्षा में नहीं पूछा जाना है, तो वो सब बिल्कुल आप भूल जाइए। नए सिरे से आपका जो है एक जीवन प्रारंभ होगा कला विषय के साथ में। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या है, इतिहास पढ़ना है। इतिहास किसका? चित्रकला का इतिहास। किसका? चित्रकला का इतिहास। थोड़ा बहुत इसमें मूर्ति कला का भी इतिहास, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इसमें मूर्ति कला का इतिहास। ज्यादा सवाल चित्रकला से आते हैं, और थोड़ा बहुत वास्तुकला का इतिहास, और बहुत सारा विविध प्रश्न। हाँ, विविध प्रश्न भी आते हैं इसमें। तो ये ओवरऑल एक आपको तैयारी करना है। सिलेबस क्या है वो तो कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, जो ओवरव्यू है मैं आपको बता रहा हूं कि चित्रकला प्लस मूर्तिकला प्लस वास्तुकला प्लस विविध, ये आपको पढ़ना है। और ये क्या है? इतिहास है। यानी कि मानव सभ्यता जब से जन्म लेती है, प्रागैतिहासिक काल से, जब आप बात करते हैं कि मानव जो है प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, पहाड़ों के बीच में रहता था, तो वहां से जो उसने अपने मनोभावों को दिखाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए शिलाओं पर जो रेखा चित्र खींचे, वहां से लेकर के और एक्रिलिक माध्यम में कोई आधुनिक पेंटर जो पेंटिंग करता है, इसके बीच की पूरी जीवन यात्रा को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर जब रटने वाले सारे सवाल आते हैं, सभी सवाल फैक्चुअल है, तथ्य बेस हैं, तो हम समझने में इतना जद्दोजहद क्यों करें? भाई साहब, जो आपका ये दिमाग है ना, ये कोई कंप्यूटर मशीन नहीं है कि आपने एक्सेल फाइल खोला और जितना भी मर्जी उतना डेटा सेव कर दिया, और जिस दिन आवश्यकता पड़ी आपने सर्च मारा और वो डेटा आपके सामने आ गया। ये कोई कंप्यूटर नहीं है। आपका दिमाग एक निर्धारित क्षमता वाला है, और यहां पर कोई चीज स्टोर होता है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि कैसे स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इसमें ठूसेंगे और ये याद रखेगा। आप इस दिमाग का थोड़ा सा जो है इस पक्ष को भी समझने का प्रयास करिए कि आपने कक्षा 7 में कोई चीज पढ़ा होगा, वो आज भी आपको याद है, और 7 दिन पहले या 7 घंटे पहले आपने कुछ पढ़ा होगा, वो आपको बिल्कुल याद नहीं है ऐसा कि नहीं है? सोच करके देखिए। बिल्कुल ऐसा है कि आपने क्लास 7th में कोई चीज पढ़ी होगी, वो आपको आज तक याद है, लेकिन आपने 7 घंटे पहले या 7 दिन पहले कुछ पढ़ा होगा, वो आपको याद नहीं है। तो इस दिमाग के कार्य करने का कुछ तरीका है कि वो किस तरीके से काम करता है, किन चीजों को स्टोर कर पाता है और किन चीजों को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा एक ट्रायंगल के बना करके चीजों को समझाता हूं, और इसे मैं ज्ञान का ट्रायंगल कहता हूं। किसका? ज्ञान का। और जब किसी बारे में आपका ज्ञान हो जाता है, ज्ञान कंप्लीट हो जाता है, तो चीजें आप नहीं भूलते। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तथ्य बेस आते हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता क्यों है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। बिना उसको समझे आप तथ्य को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जो ज्ञान का सबसे निचला स्तर होता है साथियों, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन, सूचना। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि क्यों आपको आवश्यकता पड़ती है समझने की। सबसे जो निचला स्तर होता है वो सूचना। और सबसे बड़ी समस्या ये है भाई साहब कि सब लोग इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज समझते हैं। अब अगर ये दोनों चीज एक ही होता, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, तो डिक्शनरी वालों को क्या पड़ा था कि 2 शब्द बनाए?
या सूचना और ज्ञान दो अलग अलग शब्द हैं, इसका मतलब कि इनका मीनिंग अलग अलग होता है। और जो वर्तमान पढ़ाई का तरीका है, ज्यादातर लोग सूचना को ही ज्ञान मान लेते हैं और इस बार बार कहते हैं सर हमको याद नहीं होता है। तुम ज्ञान के सही स्तर पर पहुंचे नहीं तो याद कैसे हो जाए। तो जो सबसे निचला स्तर है वो क्या है? सूचना। इसको एग्जाम्पल से समझिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे आपने पढ़ा कि मानव ने सबसे पहले चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया? प्रागैतिहासिक काल में। ये क्या है? ये आपके लिए सिर्फ एक सूचना है। आप कला के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको मैंने एक लाइन बोला कि मानव ने सबसे पहले चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया? प्रागैतिहासिक कला में, सॉरी प्रागैतिहासिक काल में। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, सवाल भी यहीं से आपसे पूछा जाएगा। ऐसे अगर मैं आपको 1000 लाइन बोलूं तो उनमें से कितना लाइन आप याद कर पाएंगे? आप कहेंगे क्या मास्टर साहब अजीब बात कर रहे हो आप, ऐसे 1000 लाइन बोलोगे हम कैसे याद कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है वो। भाई 2-4 लाइन बोलूंगा तो हो सकता है आप याद कर ले, दीवार पर लिख ले हैं, और रोज देखें उठ करके तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसे 1000 लाइन आपको याद करने हैं, क्या हो सकता है 2000-3000 लाइन याद करने पड़े, याद कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। तो जब ये सूचना आपको मिली कि मानव ने सबसे पहले चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया? प्रागैतिहासिक काल में। इट इज ए जस्ट इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना मात्र है जो आपके दिमाग में पहली बार आया है। आपने कहा अच्छा ऐसा कुछ था। ये याद कैसे होगा? ये आपके दिमाग में अस्थायी रूप से कैसे बनेगा? जब आप ज्ञान के दूसरे स्तर में जाएंगे और समझ विकसित करेंगे। हाँ? लोग कहावतों में लोग कहते हैं ना कि लड़का समझदार है। समझदार किसको कहा जाता है? जो किसी भी काम को करने से पहले उसके आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का प्रभाव का, दुष्प्रभाव का विचार करता है, उसको आप कहते हैं कि बड़ा समझदार लड़का है। और जो ऐसे ही आग में कूद पड़ते हैं, बहुत बकलोल टाइप का, स्थूल बुद्धि का आदमी है। ठीक है ना? तो जो दूसरा स्तर है जहां से समझ विकसित होती है, आप ज्ञान के दूसरे स्तर में पहुंच जाते हैं। इसको कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल सेम। पहले क्या बताया था कि प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रकला बनाना प्रारंभ किया था, इंफॉर्मेशन। अब जो समझ वाला व्यक्ति है, यह समझ विकसित कैसे होता है? भाई एक तो तरीका है कि आप खुद इतने समझदार हो उस विषय में। आप नहीं समझदार हैं तो आपके पास दो सहायक है, एक तो किताब, दूसरा अध्यापक। आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में लिखा होगा कि प्रागैतिहासिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहता था। जैसे आप वर्तमान में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ एक्टिंग करता है, कोई गाना गाता है, कोई कुछ भी करता है, तो वो उसकी एक अभिव्यक्ति है जो दिखाना चाहता है अपने बाहर की दुनिया को। तो जो प्रागैतिहासिक मानव है वो भी अपने भावों को दिखाना चाहता है। तो भावों को दिखाने के लिए उसने क्या किया? रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। अब आप देखिए कि आपका इंफॉर्मेशन कहां जा रहा है? समझ की ओर जा रहा है कि हाँ, मान लिया कि इंसान चित्र बनाता था, लेकिन क्यों बनाता था? क्योंकि वो अपने आसपास की जो चीजें थी उसमें अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहता था, इसलिए वो चित्र बना रहा था। किसका चित्र बना रहा था? समझदार आदमी सवाल पूछता है। फिर एक सवाल पैदा हुआ, किसका चित्र बनाता था? तो इंसान जो प्रागैतिहासिक काल में है उसका काम क्या था? उसके पास व्हाट्सएप, फेसबुक थोड़े था कि किसी को लाइक कर रहा है, किसी को डिसलाइक कर रहा है, हाँ, किसी का हैशटैग चला रहा है। उसके पास तो क्या था कि बस भोजन मिल जाए किसी तरीके से, कंदमूल कहीं मिल जाए, या किसी जानवर को किसी बड़े जानवर ने मारा है खाने के लिए, उसका कुछ मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो उसको उठा के खा ले। हाँ, यही काम था उसका। तो इंसान का काम कुल मिलाकर के आखेटक और निर्वाह मूलक जिंदगी थी। तो उसने आखेट के चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो विषय वस्तु क्या हो गया? आखेट। ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है ये समझ के स्तर को आपके बढ़ा रहा है। तो ये ज्ञान का दूसरा स्तर है। ठीक है ना? अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो तीसरा स्तर आएगा, अनुप्रयोग, समझ, सॉरी अनुप्रयोग। समझ के बाद में क्या आएगा? अनुप्रयोग, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एप्लीकेशन। हाँ, कोई लड़का समझदार है, जो स्थिति है उसको समझ गया
अब उस स्थिति का फायदा कैसे उठाना है, उस स्थिति का प्रयोग कैसे करना है अपने काम में, ये अनुप्रयोग सिखाता है एप्लीकेशन। और जो इस स्तर पर पहुंच जाता है उसका ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। वो चीजें आप भूलेंगे नहीं, वो आपके चित्त में चला जाता है, आपके चेतना में चला जाता है। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कुछ चीजें आप अपने जिंदगी के शुरुआती दिनों की याद किए होंगे, नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो चीजें आपके चेतना में चली गई प्रोसेस होकर के। और वो किताबी ज्ञान जो 7 दिन पहले आपने किया था, केवल इंफॉर्मेशन लेकर के आप बैठ गए, उस पर विचार बहुत ज्यादा नहीं किया, वो आपके चेतना तक नहीं पहुंची और आप उसको भूल गए थोड़ी देर में। समझ रहे हैं ना? तो अनुप्रयोग कैसे आएगा, मैं अभी जो आपको समझा रहा हूं कि प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र बनाया, इंफॉर्मेशन कैसे बनाया, क्यों बनाया, कहां बनाया, समझ है। और ये जो पूरा आप कर रहे हो ना सीखने के लिए, इसको कहते हैं अनुप्रयोग, या मैं आपको बताने के लिए पढ़ा रहा हूं, अनुप्रयोग। समझ रहे हो? या आपने ये पूरी बात समझने के बाद में अपना एक नोट्स लिख लिया, अनुप्रयोग हो गया उसका, और आपका ज्ञान कंप्लीट हो गया। ऐसे करके देखिए, भूलेंगे नहीं आप, तब आपका ज्ञान कंप्लीट होता है। अब फिर आप वही सवाल पुनः करेंगे कि अगर सवाल इंफॉर्मेशन से आ रहा है, सवाल फैक्ट से आ रहा है, तो इतना जाहिलियत काम करने हमको जरूरत क्या है, इतना मेहनत हम काहे करें, इतना जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है, काहे इतना दिमाग खपाएं। होंगे प्रागैतिहासिक काल के मानव करते होंगे अपना कोई काम, हमको क्या मतलब है उससे। तो जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि अगर 1 लाइन याद करना है, 10 लाइन याद करना है, 100 लाइन याद करना है, याद कर लेंगे। लेकिन क्या 5000 लाइन याद कर पाएंगे? नहीं। लेकिन जब आपने समझ को विकसित कर लिया, अनुप्रयोग के स्तर पर पहुंच गए, तो लाइन 5000 हो या 5 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद नहीं कर सकते हैं। जब आप विषय वस्तु को समझ लेते हैं, तो विषय वस्तु चुंबक के तरीके से काम करता है, जो कि इंफॉर्मेशन को चिपकाता हुआ चला जाता है। इंफॉर्मेशन उसमें चिपकते हुए चले जाते हैं। समझ में आया? जैसे मानव विकास के साथ साथ कैसे कला आगे बढ़ी, इसको अगर आपने समझ लिया कि जब इंसान आखेटक था तो वो कंदराओं में रहता था, प्रकृति निर्मित, वहां से थोड़ा विकास किया, नव पाषाण काल में खेती करना प्रारंभ किया, तो एक जगह पर रहने लगा, बस्तियां बना लिया, घर बना लिया, तो अब उसकी कला बदल गई, वो हथियार बनाने लगा। हाँ, और उससे थोड़ा विकसित हुआ, हड़प्पा सभ्यता आया, कृषि अच्छी हुई, तो उसने वास्तुकला का निर्माण किया, वो मूर्तियां बनाने लगा, वो अपने सजावटी सामानों को बनाने के लिए उस पर चित्रकला करना प्रारंभ कर दिया। वहां से बात थोड़ा और आगे बढ़ी, जब हम आ जाते हैं पाल एवं जैन शैली में, तो समाज और विकसित हो गया, ग्रंथों का चित्रण, पोथियों का चित्रण प्रारंभ हो गया। उससे पहले आप देखेंगे गुफाओं में चित्रण हुआ, भित्ति चित्र बनाए जाने लगे, फिर पोथी चित्रण होता है। पोथी के बाद में आप पोथी चित्रण में ताड़पत्रों का प्रयोग हुआ, फिर भोजपत्रों का प्रयोग हुआ, फिर कागज, कैनवास, और वो यात्रा वर्तमान में आप देख रहे हैं कैनवास, एक्रिलिक और तमाम कंप्यूटर पेंटिंग तक आकर के पहुंच गई। तो मानव विकास के साथ साथ कैसे चित्रकला आगे बढ़ी, ये जब पूरी कहानी आपको पता होगा, पूरा आपके दिमाग में सेव होगा, तो आपसे कोई सवाल अगर पूछेगा तो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर कट ऑफ 85 नंबर, 90 नंबर जाता, तो ये आसान तरीका होता कि किताब ले लीजिए, उसको रट डालिए एक तरफ से, जितना हो सकता है याद कर लीजिए, तो हो सकता है 75-80 नंबर तक पहुंच जाए। लेकिन जब लड़ाई यहां तक है कि मात्र 5 से 6 क्वेश्चन गलत करने की आजादी है, तो आपको समझ विकसित करना पड़ेगा विषय वस्तु में, तभी आप इतना तथ्य याद कर पाएंगे। तो ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ाई करने का। अब रही बात कि चलो ठीक है, तरीका पता चल गया कि पढ़ना कैसे है, पढ़ें कहाँ से, कंटेंट कहाँ से लेकर के आएंगे, किताबें कौन सी पढ़ें, कोचिंग अभी करें कि ना करें, क्योंकि बहुत लंबा समय है। हाँ, ये पहले एग्जाम जो भी भर्ती आई ये होगा, फिर पता नहीं कब भर्ती आएगी, तो इतने लंबे समय तक तैयारी कैसे करना है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, देखेंगे अब हम लोग। तो इसकी रणनीति हमारी क्या होगी।
तो सबसे पहली बात, तो जैसा कि मैंने बताया कि विषय वस्तु पर आपको अपनी एक समझ विकसित करनी है। इसके दो तरीके हैं और दोनों तरीका अनिवार्य भी है। पहला ये है कि आपको पुस्तक पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा। नया विषय आपके लिए है तो इस विषय के बारे में आपको जो मूलभूत जानकारी है वो आपको लेनी पड़ेगी और इसके लिए आपको किताबों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसको तैयार करने के लिए कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं अगर किसी एक पब्लिकेशन का नाम लूंगा तो हो सकता है आपको लगे कि इस पब्लिकेशन वाले ने सर को पैसा दिया होगा इसलिए बता रहे हैं। तो मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम लेने से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी पब्लिकेशन का मैं नाम लूं। मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जो टीजीटी कला की तैयारी के लिए ठीक है। मैं कई नाम लूंगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं, किसी पब्लिकेशन का एक का नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर रीता प्रताप की किताब आती है, अविनाश बहादुर वर्मा की किताब आती है, विनोद भारद्वाज की किताब आती है, राकेश गोस्वामी की किताब आती है, ऐसे बहुत सारे और प्रकाशनों की किताब आती है और हर किताब ठीक है, कोई भी किताब खराब नहीं है। जिस किताब में आपको आपके ज्ञान काम की चीज मिल जाए, जिसमें भारतीय चित्रकला का इतिहास हो, जिसमें भारतीय चित्रकला के तत्वों के बारे में जानकारी हो, भारतीय सौंदर्य दर्शन के बारे में जानकारी हो, जिसमें तत्वों के बारे में जानकारी हो, जिसमें समकालीन कलाकारों के बारे में चर्चा हो, जिसमें यूरोपीय कलाकारों के बारे में चर्चा हो, ठीक है ना, जिसमें मूर्ति कला का इतिहास हो, वास्तुकला का इतिहास हो, वो किसी भी पब्लिकेशन का किताब है तो आप उसको ले लीजिए और एक बेसिक रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर बाई चैप्टर। हाँ, कि पहले प्रागैतिहासिक कला पढ़ा, उसके बाद में प्राचीन गुफाओं को पढ़ रहे हैं, वहां से निकले तो पाल एवं जैन शैली को पढ़ रहे हैं, उसके बाद में राजस्थानी को पढ़ रहे हैं, फिर मुगल को पढ़ रहे हैं। तो ये क्रम आपको बना करके चलना है, तो ये किताबें आप ले सकते हैं। दूसरा, अध्यापक का सहारा अभी लें या ना लें। देखिए, ये जो विषय वस्तु आपके लिए है ये नया है और इस नए विषय वस्तु को तैयार करने में आपको कठिनाई जरूर होगी। तो अगर आप अफोर्ड करने की स्थिति में हैं कि आप छोटी मोटी फीस में किसी अध्यापक की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा तो हेल्पफुल होगा विषय वस्तु को आपके लिए समझने के लिए। तो ये आपको जरूर करना चाहिए, कम से कम एक बार पूरा सिलेबस थ्योरी का जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी, अगर मेरी भाषा आपको समझ में आती है तो 1 मार्च 2023 से मैं एक बिल्कुल बेसिक बैच स्टार्ट कर रहा हूं टीजीटी कला के लिए, जिसमें एकदम शुरुआत से प्रागैतिहासिक कला से चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो इसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है 9616827646, जिस पर आप संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तमाम जो आपके दिमाग में सवाल थे कि कैसे तैयारी करेंगे उसका जवाब आपको दिया। और अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक और वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।